पीएम मोदी का संकेत, सीएम योगी का नया आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। महाकुंभ के साथ साथ पीएम मोदी और सीएम योगी का 27 को लेकर महाअभियान की भी शुरुआत हो गई। एक बयान जो पीएम मोदी ने संगम नगरी में दिया, उसकी चर्चा खूब हो रही है। इस बयान में पीएम मोदी ने हिंदुओं की एकता की बात की है। कहा जाता है कि जात पात को भुलाकर महाकुंभ में आए लोग, सनातनी धर्म को मानने वाले लोग एकता का संदेश देते हैं, डुबकी लगाते हैं एक साथ। अब इस बयान की चर्चा तेज हो गई है। कहा जाने लगा है कि पीएम ने एक है तो नेक है के बाद एक और फॉर्मूला निसात किया है। यूपी के 27 चुनाव के लिए ये फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी भी महाकुंभ के अर्थ से सनातनियों को रूबरू करवा रहे हैं। तो 25 में होने वाले महाकुंभ अब 27 में होने वाले 27 के चुनाव में असर डालेगा। जी हां, साल 2025 में महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला है। महाकुंभ 12 वर्ष यानी कि 12 साल में एक बार लगता है, जो 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लगने वाले इस महाकुंभ में दुनिया भर से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। महाकुंभ में सबसे पहले साधु संत शाही स्नान करेंगे, जो कि इस बार 3 शाही स्नान होने वाला है, और फिर आम लोग संगम पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और इस महाकुंभ को लेकर महा तैयारियां तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। 15 दिन में 3 बार वो संगम नगरी पहुंचकर जायजा लेते हैं, और वहीं जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो कुछ एक नया संदेश सियासी पिच को लगातार तैयार करते हुए नजर आते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मानवी सब एक हो जाते हैं, सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक थे, एक विचार से जुड़ जाते हैं। एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे के आगे के फॉर्मूला अब बता दिया गया है। ये फॉर्मूला ही 2027 चुनाव में बीजेपी के सियासी पिच पर खाद का काम करेगा। जी हाँ, एकता का संदेश। प्रयागराज के पावन धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता का संदेश देने का काम किया, जिसे सुनने के बाद अखिलेश यादव की सियासी नींद उड़ गई। ये बयान आम बयान नहीं है, बल्कि इस बयान के पीछे के सियासी संदेश बेहद दिलचस्प बताए जा रहे हैं। पीएम का ये संदेश अब विपक्षी पार्टियों के कानों में गूंज रहा है, जो जात पात और जाति जनगणना की बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एकता की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का सीधा असर देश की सनातनी वोट बैंक पर पड़ेगा ही। जी हाँ, 2024 में जात पात के नाम पर जो वोट बैंक उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिसकते हुए दिखाई दे रहे थे, उसे एकजुट करने की कवायद महाकुंभ में शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया है, जात पात पर ना बटें, एक रहें। इतना ही नहीं, एक बार फिर से भाजपा ये दर्शाने में कामयाब होगी कि वो एकजुटता वाली राजनीति कर रही है। अखिलेश यादव बार बार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने एकजुटता वाला संदेश देकर विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। इधर एकजुट होने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक मंत्र दे दिया और बताया कि किस तरीके से हिंदू की जो अर्थतंत्र है वो मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज महाकुंभ के दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि हिंदू संस्कृति विश्व की सृजनात्मक चेतना का आधार है। सशक्त हिंदू अर्थ व्यवस्था में विश्व कल्याण की भावना है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की सिद्धांत के लिए हिंदू अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारा संकल्प और कर्तव्य है। वैसे भी इस बार का महाकुंभ अद्भुत होगा। आपको बता दें कि करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की उम्मीद जताई जा रही है।
इस नाते योगी सरकार का पूरा फोकस अब महाकुंभ पर है। इसके लिए 700 रोडवेज बसें, 20,000 प्राइवेट वाहन और 250 विमान सेवाओं का इंतजाम किया गया है। यकीनन 40 करोड़ श्रद्धालुओं का जन हजूम हिंदुओं की आर्थिक मजबूती का आधार बनेगा। वहीं यूपी में खुशहाली का रास्ता भी खुलेगा। तो एक तरफ महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी ने हिंदुओं की महा एकता का संदेश दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी हिंदुओं को संदेश देते हुए वो नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाला महाकुंभ कई मामलों में अलग होगा। महाकुंभ की सफलता से जहां हिंदू संस्कृति को चेतना मिलेगी, वहीं आर्थिक उन्नति भी शिखर पर होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जी हाँ, यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ पर सबकी निगाहें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा लगातार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ महाकुंभ को लेकर 27 की सियासी पिच भी सेट करने की बातें आ रही हैं। अब क्या तीर्थराज प्रयागराज से 27 में फिर योगी राज आएगा? क्या एक है तो नेक है के बाद ये नया फॉर्मूला बीजेपी को 27 में जीत दिला पाएगा? इसका असर क्या हो पाता है? क्या महाकुंभ के आयोजन में एकता को देख सनातनी जात पात के नाम पर लाहू बटेंगे? दिखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो 27 के लिए बीजेपी का भगवा प्लान तैयार हो चुका है। योगी हिंदुओं को संदेश दिया गया है। अब क्या जनादेश बदलता हुआ नजर आएगा? हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। समर सिंह है, नेता है कांग्रेस के। अशोक तिवारी है, स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। नवीन शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। नवीन शर्मा जी, प्रधानमंत्री मोदी ने और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ये कहा है, चाहे वो हिंदू अर्थतंत्र को लेकर हो या फिर पीएम मोदी का वो बयान जात पात में नहीं बंटते हैं, एकता के साथ हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो मानने वाले हैं, वो एकता के साथ डुबकी लगाते हैं संगम नगरी में आकर। इसका सियासी संदेश क्या है, मायने क्या है? नवीन जी, आपकी थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है नवीन जी, अपनी बात। ठीक है, सबसे पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा आभार व्यक्त करते हैं, जो संपूर्ण सनातन धर्म के लिए एक समागम मां गंगा के चरणों में 40 करोड़ लोग संभावित आने की उम्मीद है। सभी के हृदय को पावन गंगा पवित्र करेगी और मुझे लगता है ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। और विपक्ष को भी एक सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और मुझे लगता है उन्हें भी सनातन धर्म के समागम में डुबकी लगानी चाहिए, ताकि मां गंगा का आशीर्वाद सबको मिले। और यहाँ पर ना कोई विरोध है, ना इस पर कोई उंगली उठा सकता है, क्योंकि हम लोग देश, धर्म, सम्मान, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक समागम ये आयोजित कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हम पूज्य महाराज जी का बड़ा धन्यवाद उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से करते हैं कि ये महाकुंभ को नए तरीके से, डिजिटल तरीके से और अच्छे विख्यात तरीके से प्रयोजन किया गया है। इसके लिए भाई मैं चाहता हूँ विपक्ष को भी इस पे सराहना करनी चाहिए, मगर मुझे पता करेंगे नहीं वो। ये आपको कैसे पता है नवीन शर्मा जी? हमारे साथ अशोक तिवारी जी और समर सिंह जी मौजूद है। समर सिंह जी के पास आऊंगी, लेकिन अशोक तिवारी जी, समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के दौरान एक खास तरीके से कहा था कि नकारात्मकता की राजनीति करती है, यानी कि नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है भाजपा, वो बटने कटने की बात करती है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जब संगम नगरी पहुंचते हैं तो वो एकता का संदेश देते हैं। आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है। मैं यही कहना चाहूंगा, कुंभ एक महापर्व है। तीर्थराज प्रयाग में ये महापर्व मनाया जाता है हर 12 साल पर, और ये वैज्ञानिक पद्धति से मनाया जाता है। खगोल विज्ञान और ग्रहों के आधार पर ऐसा संयोग आता है 12 साल पर, जिस समय ये महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। हम लोग जो है बहुत भाग्यशाली होते हैं जो इसमें जाते हैं और दर्शन करते हैं और तीर्थराज प्रयाग में जो है
इस अमृत महोत्सव का जो है रसपान करते हैं अमृत का, तो ये बहुत बड़ा महापर्व है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिकता का केंद्र है। आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। हर व्यक्ति जाता है। बहुत से लोग तो मोक्ष पर चले जाते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा और उसके लिए जाते हैं, कल बात करते हैं महीनों। सवाल इस बात का है, ये हमारी आस्था का प्रतीक है, आस्था का पर्व है, इसमें राजनीति कहाँ से आ जाएगी? इसमें एकता की बात है, क्योंकि सब लोग एक स्वर से जाते हैं, एक ही लक्ष्य लेके जाते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं। सच्चाई ये है, ये तो बहुत विशेष बात है। हाँ, आयोजन सरकार का को जो है, जो इसमें व्यवस्था करनी चाहिए, उसके प्रति सतर्क होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इसमें दुर्घटना ना हो, कहीं से भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बाधित ना हो। स्वास्थ्य के लिए अधिक से अधिक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा का हाल बेहाल है। आज हमें चौकन्ना होना चाहिए कि हम कहीं से भी आवागमन जो वहाँ पर होता है, करोड़ों भारतीय जाते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं। ऐसे समय में व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, कहीं से कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए और स्वास्थ्य की व्यवस्था सर्वप्रथम अच्छी होनी चाहिए। यही संदेश जाता है कुंभ के लिए, सरकार यही कर सकती है कुंभ के लिए। और जहाँ तक सवाल इस बात का है, चलिए अब इसमें अशोक तिवारी जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो राजनीति नहीं करना चाहती, पॉलिटिक्स से इसे दूर रखना चाहती है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर वो कह रही है कि जो आम तौर पर आप लोग नहीं कर पाते, आम दिन में वो चीजें अच्छी नहीं होती है, वो महाकुंभ के दौरान कैसे सुदृढ़ होगी? झांसी का कांड देख लीजिए, चाहे बहराइच में हो, मूर्ति विसर्जन के दौरान दंगा हो जाता है, छोटा सा ही आयोजन होता है, उसमें इस तरीके के बवाल देखने को मिलते हैं। फिर महाकुंभ को लेकर किस तरीके से तैयारी? नवीन जी, नवीन जी आपको आवाज आ रही है? आवाज आपकी चली जाती बीच बीच में कुछ। ठीक है, मैं अपनी टीम को कहूंगी कि जो भी टेक्निकल एरर है उसे दुरुस्त करे। लेकिन नवीन शर्मा जी, अशोक तिवारी जी का ये साफ तौर पर कहना है कि आम दिन में जो रोजाना का वक्त होता है, वो झांसी कांड आपने देखा होगा किस तरीके से मेडिकल में आग लग जाती है, कई बच्चों की मौत हो जाती है, नवजात बच्चे होते हैं, मतलब इस सब को भी सरकार नहीं हैंडल कर पा रही है। वो महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, उसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो सरकार किसी भी दुर्घटना और हादसा की एक कह सकते हैं काल्पनिक बात होती है, और उसको कोई भी सरकार हो, कोई भी देश हो, उसकी कभी कोई आकांक्षा नहीं करता कि ऐसा कुछ हो। मगर अगर जीवन में ऐसा कुछ होता है या किसी मेले में या आयोजन में ऐसा कुछ होता है, तो पहली बात तो कभी ना हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो झांसी में हुआ, मैं और पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है कि यहाँ विपक्ष को भी इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करना है। वो दुर्घटना हुई और बहुत ही निंदनीय और दुखद दुर्घटना है, जिसपे जांच के बाद जो सीएमओ, एडीसीएमओ जो भी जांच के पाए दोषी, उनके खिलाफ भी जांचें हो रही हैं, वो मुझे लगता है अगर कार्रवाई पाएगा तो जाएंगे। दूसरी चीज ये जो महाकुंभ है, इसको हम लोग किस तरीके से देख रहे हैं, ये आप भली बात समझ सकते हैं। ये पूरे दुनिया के लिए एक आशीर्वाद है। हमारे यहाँ सरकार ने मेडिकल विभाग की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर रखी है, बकायदा ऑक्सीजन से लेकर दुरुस्त व्यवस्था पर अशोक तिवारी जी सवालिया निशान पैदा कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे आपसे। देखिए, विपक्ष का कहना, मैं इस बारे में अशोक जी ने बात कही कि भाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, 40-45 करोड़ लोग आ रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश में माँ गंगा के चरणों में डुबकी लगाने आ रहे हैं, ये बहुत ही गौरव की बात है। और यहाँ पर जो सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, वो सभी सोशल साइट पे सरकार के पोर्टल पे डाली हुई हैं। और जहां तक मुझे लगता है मेडिकल सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा, ट्रैफिक सुरक्षा, यहाँ तक कि रिमोट के रोबोट, पानी में अगर कोई डूबने के प्रयास में अगर ऐसा कोई चला जाता है तो उसको रिमोट सिस्टम से उसको बचाएगा और उन जो रोबोट है उसको किनारे तक लेके आएगा। यहाँ तक निगरानी की जा रही है। ठीक है, समर सिंह जी, जात पात का नाम लेकर विपक्षी पार्टी को पीएम मोदी ने संगम नगरी में घेराव किया, एकता की बात की है, जात पात पे नहीं बंटने का एक इशारों में वो संदेश देते हुए नजर आए।
ठीक है नवीन शर्मा जी, आपके पास वापस लौटूंगी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी। समर सिंह जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि दो विषय यहाँ पर सम्मिलित हो गए हैं। एक, मोदी जी क्या बोलते हैं स्टेज से चुनाव के लिए वो, दूसरा है हमारा कुंभ का मेला। पहली बात कुंभ के बारे में कहना चाहूंगा कि कुंभ जो है वो इस दुनिया में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। साथ ही देश विदेश से हर धर्म जाति प्रजाति के लोग यहाँ पर आते हैं और उस कुंभ के अंदर स्नान करते हैं और अपने पापों का जो है निवारण करके वहां से जाते हैं। 45 करोड़ 40 करोड़ लोगों के लिए बिल्कुल बंदोबस्त मजबूत करके बैठी हुई है। आप सोचिए कि परिवहन विभाग को भी सूचना है कि आपकी कोई बसें खराब नहीं होनी चाहिए। नवीन शर्मा जी वापस लौटूंगी, समर सिंह जी की बातें सुन लेते हैं। समर सिंह जी, तो वो आस्था का केंद्र है पूरे विश्व में, जितने भी हिंदू हैं सभी अन्य धर्म के भी लोग आते हैं। जैसे बताना चाहूंगा कि मैं जिस नगरी से आता हूँ वो उज्जैन है, मध्य प्रदेश के अंदर। कुंभ का सिंहस्थ का मेला वहाँ पर लगता है और विदेशी जितने आते हैं वो भी यहाँ पर एक बहुत देखने वाला विषय होता है और एक आस्था का केंद्र है। जो भी व्यक्ति हिंदुत्व पर जो व्यक्ति है, हिंदुत्व गलत शब्द प्रयोग कर लिया मैंने, हिंदू धर्म पर आस्था रखता है वो यहाँ पर आता है, भले किसी भी समाज से हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन यहाँ पर आते हुए हमने देखा है। उसकी जो है चाक चौबंद व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इतने बड़े आयोजन के लिए, अभी आप देखिए आपने देखा है कि ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में बच्चे मारे गए, कई युवा आग लग जाती है, वहां पर बच्चों को रेस्क्यू करना पड़ता है। तो क्या व्यवस्था है इनकी? आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सीडेंट पे प्रतिदिन मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार की इनकी व्यवस्था है और अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं है। नवीन शर्मा जी जवाब दीजिए, इन व्यवस्थाओं को देकर, वर्तमान की व्यवस्थाओं को देकर इंसान यकीन कैसे करे सरकार? डॉक्टर्स नाराज हैं, डॉक्टर शराब पी, आप देखेंगे अखबारों में और टीवी चैनलों पर डॉक्टर शराब पी कर आ रहे हैं। आप ये तो सिर्फ आपकी इसकी बात हो रही है। तो डिजास्टर, और नवीन भाई ने जिस प्रकार से बताया कि कोई भी आकांक्षा नहीं करता है, लेकिन ये आशंका हमेशा रहती है नवीन भाई किसी अप्रिय घटना की होने की। तो आपको तो सबक लेना चाहिए जब आपके पास में डॉक्टर नहीं है, मेडिकल सर्विसेज की नहीं है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आपकी इनकेपेबल है, आप कैसे चुनाव लड़ना, भ्रष्टाचार करना, इसी के लिए सत्ता में आए हैं क्या? और जहां तक कि मोदी जी की बात है, मोदी जी कुछ भी बोले अब कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है देश के लोगों को। और आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर शिकन आ रही होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो व्यक्ति 2014 और 19 के अंदर 3.5 साढ़े 4 लाख वोटों से जीत रहा था वो लाख 1.5 लाख पे आ गए, बड़ी खिसक के सरकार बनाई उन्होंने। तो वो आज की जो राजनीति है इसके अंदर अगर वो ईवीएम और ईडी इलेक्शन कमीशन को अगर हाथ में ना रखें तो उनकी कोई बहुत व्यापक प्रकार का नहीं है, वो तो खुद ही क्या है बेसासू के माध्यम से चल रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि मोदी जी कुछ भी बोल रहे हैं, चैनल वाले, प्रधानमंत्री मोदी के बाद चैनल वाले, होने वाला है ना ही सीएम चैनल वाले, प्रधानमंत्री मैं जरूर रखना चाहूंगा, आप लेकिन हमारी पार्टी हारी लेकर सुप्रीम कोर्ट गए तो वो तो लोगों के ऊपर कोर्ट से आपको क्या जवाब मिला? देश की 140 करोड़ जनता ने जिसको अपना जिसमें भी इसने बनाया, चाहे विपक्ष को बनाया हो चाहे हमारे नहीं करा। पहली बात तो नवीन भाई, देखिए आप ईवीएम को वोट मिले आपको, देश के जनता पे उंगली उठाते हैं। वोटर है, आप कुल वोटर है जो बालिक वोटर है वो होंगे 1 करोड़। मैं आपको एक चीज बहुत सुचारू रूप से बताना चाहता हूँ, पूरी ईमानदारी की सरकार है, नहीं तो हम 240 पे क्यों, हम ईमानदारी होते। अगर सर ईवीएम का ही कोई खेल होता, ईमानदारी की तो मिसालें चल रही है। राजस्थान महाराष्ट्र हमने देखा कि पोलिंग चल रही है, मैं आपको एक प्राइवेट पोलिंग चल रही है सर। अगर ईवीएम का खेल होता के घर बांधे जाने वाले पार्टी के तो एक वोट एनसीपी को नहीं डाला, 440 बताइए हम, फिर आप तो होते ही नहीं, विपक्ष में भी नहीं होते आप। देखिए ऐसा कैसे? मेरी बात, तेलंगाना में आप ईवीएम से ही सरकार बना के लाए हैं, आपके रेवंत रेड्डी साहब वहाँ के सीएम है, हिमाचल में आप ईवीएम से ही बना के लाए हैं। आदरणीय श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी भी अभी ईवीएम से चुनकर आई हैं, श्री राहुल गांधी जी रायबरेली से ईवीएम से चुन के गए हैं। अगले सर आप ईवीएम पे इल्जाम लगाते, जनता का मनोबल गिराते हैं और उनको कमजोर करने का काम करते हैं। देखिए इल्जाम आपके बिल्कुल निर्विरोध है। रही बात उत्तर प्रदेश के महाकुंभ की, श्री योगी सरकार इस महाकुंभ के आयोजन को 40 करोड़ नहीं 400 करोड़ और 4 लाख करोड़ ये सनातन धर्म का एक ऐसा विश्व में विकल्प बनकर आएगा। और रही सुरक्षा, डॉक्टर, जांच, ये सब आपको भाई से अगर मिलेंगे। नवीन भाई आप
सनातन धर्म का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए कि इसको हिंदी में शाब्दिक अर्थ सनातन का क्या है? देखिए, सनातन धर्म जो है पूरे विश्व की सनातन धर्म क्या शांति चाहता है, विश्व की शांति। सनातन धर्म का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए कि सनातन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? देखिए, आप जब सनातन विश्व की जब बात आप कर रहे हैं, गूगल मत करो आज के नवीन भाई, गूगल मत करो। अरे नहीं सर, इस फोन पे गूगल नहीं होगा, ये इस फोन पे गूगल नहीं होता प्रभु। आप ये देखिए, आप सनातन धर्म का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। अब सनातन धर्म का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। अगर ये बात कांग्रेस की तरफ से आ रही है तो कांग्रेस को पूरा प्रबंधन मालूम होना चाहिए। आप तो हमको मुसलमानों की पार्टी कहते हैं, आप तो हमको दलितों की पार्टी कहते हैं। मैंने आपको क्या बोला? भी आपसे पूछ रहे हैं, आपको तो नहीं पता, हमको पता है। आप बता दीजिए, आप तो हिंदूवादी सनातन पार्टी के प्रवक्ता है महाराज, आप बता दीजिए कि सनातन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सनातन का मतलब क्या होता है? लोगों को महत्व नहीं है। ये जी बात आप फिर क्या है? आप सनातन का शाब्दिक अर्थ बताइए, सनातन का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप इतना पे उंगली एक चीज मत बताइए, आप सनातन का नाम ले रहे हैं 20 साल से। आप सनातन का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए क्या होता है? मैं आपको देखिए, सनातन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सनातन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हिंदी व्याकरण के हिसाब से, हिंदी के अनुसार क्या होता है? अब आप दूसरे फोन से गूगल मत करिए। अरे भाई साहब, इस फोन में कोई भी गूगल दुनिया नहीं आ सकती है। इस फोन पे दुनिया का कोई गूगल नहीं आ सकता। आप ये भी समझिए। आप क्यों नहीं, सनातन की बात करने वाले लोग हैं, उनको सनातन का शाब्दिक अर्थ भी नहीं पता है। अब मैं क्या बोलूं नवीन भाई आपको? अब देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं भाई साहब, सनातन का मतलब नहीं पता। सनातन करता है। मैंने हिंदुत्व बोलकर मैंने गलती ठीक कर ली, क्योंकि हिंदू से हिंदू को लेना देना नहीं है। और हमसे अब आप हमको बोलते हैं मुसलमान की पार्टी, आप बोलते हैं कि हम जो है मुसलमानों की पार्टी है, हमारा वोट बैंक है। अरे हिंदू धर्म के बारे में पता है, नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं पता। मुस्लिम का काम आप करते हैं, हिंदू मुस्लिम का काम आप करते हैं। आप हमने मुसलमानों के समर सिंह जी, भले ही आपको समाजवादी पार्टी ने सीट नहीं दी, नहीं मौका दिया, उनको मौका दे दीजिए। अशोक तिवारी जी, भगवा की बात कर ये भगवा वोट बैंक, सनातनी वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा आपको नहीं लगता? देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही थी, ये कुंभ का महापर्व हम सभी के लिए, महाकुंभ के महाअभियान की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, कुंभ का जो महापर्व है बहुत पावन है, पवित्र है, और करोड़ों करोड़ भारतीय के लिए ये बहुत बड़ा आयोजन है, और बहुत बड़ा जो है ये जो है ऐसी जगह है जहाँ पर आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करते हैं, और जहाँ पर सब मिलकर के ईश्वर के प्रति भक्ति रखते हैं, और साथ ही साथ अमृत पान करते हैं। वैज्ञानिक रूप से महत्व है इसका। इसे राजनीति में कहीं कतई लाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ, हिंदू की एकता की बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, अशोक तिवारी जी, अगर हिंदू एक हो गए तो वो जात पात के नाम पे नहीं बटेंगे, तो 2024 के लोकसभा में उत्तर प्रदेश में हुआ वो नहीं होगा दोबारा? क्योंकि समाजवादी पीडीए की बात करती है, हाँ, हिंदू की बात करती हैं, हाँ, सनातनियों की बात करती हैं। सनातनी और हिंदू विकास चाहते हैं, वो धर्म अलग है। धर्म के नाम पर कुंभ में गए हैं, कुंभ में जाएंगे, कुंभ का महापर्व मनाएंगे, और फिर पिछड़ा दलित जो भी हमारा है ये अपना हक चाहेगा, इसका हक माना जाएगा, ये जवाब देगा, किसान जवाब देगा, नौजवान जवाब देंगे। मेरे साथी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से बलात्कार हो रहा है, वो जवाब देंगी। आप महाकुंभ जैसे पावन त्योहार पर मुद्दों से और भारतीय जनता पार्टी को निजात नहीं मिल पाएगी। इन्हीं मुद्दों चुनाव होना है। 27 में बुरी हार हारेंगे, जमानतें जब होंगी इनकी, और उत्तर प्रदेश जनता उनको खदेड़ देगी। जी, इस कुंभ का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। कुंभ जो है एक महापर्व है, ये शानदार तरीके से मनाया जाएगा। इसमें व्यवस्था देने का काम है सरकार का, व्यवस्था देने में कोई कोताही न करे, कोई अब व्यवस्था न हो, कोई जान माल की क्षति न हो, सबको चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, और फिर पीडीए योगी जी को ध्यान देना चाहिए। किसी किस्म की कोई भी अरे अशोक जी थोड़ा सा विराम चाहिए, सुनिए भी आप थोड़ा सा। कोई भी यात्री बीमारी से परेशान न हो, वहाँ पर उसको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिले, उसको जो है परिवहन की व्यवस्थाएं मिले,
उसको यातायात की व्यवस्थाएं मिले, सारी ठीक व्यवस्थाएं है, मिलनी सुन लीजिए चाहिए। नवीन शर्मा को। अशोक तिवारी जी मौका दीजिए। हाँ। जी देखिए, सबसे पहले आपके विचारों का मैं सम्मान करता हूं कि आपने इस धार्मिक कार्यक्रम को महाकुंभ में जो व्यवस्थाओं की मांग की है उसके व्यवस्थाओं में आप बिल्कुल मत 700 रोडवेज की बसें लगाई गई हैं, 250 विमान सेवाओं को लगाया गया है, 40 करोड़ परिवार का सम्मान, उनकी सुरक्षा का काम सरकार का है और सरकार बखूबी अपने फर्ज को निभाएगी। किसी भी व्यक्ति, और आप भी आइए, आपको भी वही सुविधा मिलेगी जो एक जनमानस को मिलेगी। सबको, किसी भी श्रद्धालुओं को तकलीफ नहीं होगी, ये आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। प्लस मेडिकल सुविधा, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके ब्लड बैंक की सुविधा तक वहां रखा गया है, सारी व्यवस्था सारे, और करीबन यूपी के 40 से 50 जिलों के डॉक्टर्स वहां अवेलेबल मिलेंगे। जो इमरजेंसी वार्ड के तैनात होते हैं वो अपने जिलों में होंगे, बकायदा सीएमओ स्तर के, एडीसीएमओ ठीक है, यानी कि तमाम व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, और किसी भी तरीके की 30,000 प्राइवेट वाहनों का के लिए भी आना सरकार जाना तैयार है। समर सुनिश्चित सिंह किया जी, गया है। ठीक है नवीन शर्मा जी। समर सिंह जी, हिंदू अर्थतंत्र की बात की है सीएम योगी आदित्यनाथ। एक नया संदेश भी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। समर सिंह जी जी, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जी बड़ा मुश्किल अपनी कुर्सी बचा पा रहे हैं किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि जो गुजरात गैंग है वो उनके पीछे पड़ चुकी है। आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नवीन भाई यार, आप बोलने का मौका नहीं देते हैं। जिन्होंने अपनी शालीनता से गुजरात गैंग जो है, गुजरात गैंग ने उन्हें पूरी तरीके से घेर लिया है, बनाया है। आप कैसी बात कर रहे हैं, कुर्सी संभाल रहे हैं सर। चलिए ठीक है, 27 अशोक करोड़ तिवारी जनता का जी, आशीर्वाद ठीक है, है। समय का मौका तो अभाव है। देते नवीन नहीं है। शर्मा जी रुक जाइए। अशोक तिवारी जी अपनी बात को रखिए। देखिए, संविधान के विरुद्ध बात करना इनकी हैबिट हो गई है योगी जी की। हिंदू अर्थतंत्र क्या है? जो अर्थतंत्र होता है वो देश का होता है, राष्ट्रीय होता है या प्रदेश का होता है। हिंदू अर्थतंत्र शब्द ही नहीं कहीं पर है, ये शब्द ही गलत है, इसका प्रयोग करना ही गलत ये है। शब्द ही गलत है, इसका प्रयोग ही नहीं करना चाहिए सीएम योगी आदित्यनाथ बांटना, को। लेकिन जात में इसका बांटना, ये संदेश तो करती जनता है। के बीच क्या जाएगा अशोक तिवारी जी, अभी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, आप लोग का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। नवीन शर्मा जी, समर सिंह जी, अशोक तिवारी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में अपना वक्त देने के लिए। तो महाकुंभ की महातैयारियां तेज हो गई है। वहीं कहा जा रहा है महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी महाअभियान को लेकर निकल चुके हैं। अब 27 में इसका असर क्या होगा, 25 में होने वाले महाकुंभ का असर अब 27 के विधानसभा चुनाव पर क्या होता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।